तो सर थोड़ा सा ये भी बताते चले कि ये जो ब्लड आता है, क्या ये एकदम से आने के कोई चांस होते हैं या कोई रैप्चर या धीरे 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 बॉडी के अंदर में कोई चेंजेस होते हैं? और अगर ये सिचुएशन में से कोई पेशेंट है तो वो अपने आप को कैसे पहचान पाए, ऐसी कौन से सिम्टम्स उसके अंदर में दिख पड़ेंगे उसको कि जिससे कि वो अंदाज लगा पाए कि यार मेरे अंदर कुछ तो भी सिविरिटी चल रही है, मुझे किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है एंड आई थिंक आई शुड थैंक यू सर कि आपने ये सवाल पूछा। तो ये एक मैं नया टॉपिक ओपन करूँगा और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच में मैं आप सभी का इस्तेमाल करता हूं और आप सबका खैर मकदम करने के साथ साथ मैं शाकिर रज़ा खान, आज के हमारे जो गेस्ट है उनके पास में हम आए हुए हैं। आज जो डॉक्टर से हम मिलने आए हैं इस वक्त में, वो पेट के लिए संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर है। पेट के संबंधित बीमारियों में जांच करने वाले भी डॉक्टर है और इलाज करने वाले भी डॉक्टर है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक के, और इस वीडियो में डॉक्टर साहब से जो भी जानकारियां आपको सुनने देखने मिलेंगी वो जानकारियां आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगी और जीवन में आपको अपने पेट के इलाज के संबंधित जो इंडिकेशंस मिलने चाहिए आपकी बीमारी के संबंध में, उसमें भी आपको अपने आप को देखने, समझने और परखने का मौका मिलेगा। तो आज जिन डॉक्टर साहब से हम मिलने आए हैं, मैं थोड़ा सा उनका तारुफ मैं भी कर दूं और बाकी डॉक्टर साहब खुद अपने बारे में भी बताएंगे। डॉक्टर साहब का पूरा नाम है डॉक्टर अमीन सिद्दीकी। डॉक्टर अमीन सिद्दीकी जो है ये एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी है। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दोनों हैं ये। और डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस के बाद में एक डीएनबी मेडिसिन किया हुआ है, फिर उसके बाद एक डबल डीएनबी किया हुआ है जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट में लॉजी में किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस डिजिटल मंच हेलो डॉक्टर के टॉक शो आपकी बात डॉक्टर के साथ। जैसा कि कहा जाता है कि छोटे टाउन के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, एक्सपोजर्स बहुत कम होता है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो हिंगन घाट जो एक छोटा टाउन है, उस छोटे टाउन से निकल के आप इतने सुपर प्रोफाइल के अंदर में, सुपर एजुकेशन के अंदर में कैसे क्या आ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए मौजूद की। सेकेंडली, आई वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ टीचर्स। माई फादर, मेरे वालिद साहब केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ही इज़ नाउ रिटायर्ड, एंड माई मदर वॉज हेड मिस्ट्रेस इन स्कूल। सो हमारे घर में बचपन से एजुकेशन का माहौल था और उसी तरह से हमारी ग्रूमिंग हुई एंड डिसिप्लिन, एजुकेशन, हार्ड वर्क, ये सब के वैल्यूज़ बचपन से हमारे घर में इनकलकेटेड थी। सो दैट्स वाई अल्लाह का बहुत रहमो करम रहा और मेरे वालिद वालदा की बहुत मेहनत रही इसकी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी से नवाजे और भी अल्लाह आपके हाथ में शिफा अता फरमाए कि जिस स्ट्रगल को आपने अपने वालिदैन के स्ट्रगल को जो आज भी ये तो रिमार्क किया है और जिस वैल्यू के साथ आपने उनके स्ट्रगल, उनकी मेहनत को, आपने उनके मेहनत को साकार करने के लिए जो आपने मेहनत की वो भी बहुत बेहतरीन है, बेहतर रही है। तो सर थोड़ा सा हम बात करेंगे आज, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि पेट के संबंधित जो इलाज होता है या पेट के संबंधित कई सारी अलग अलग बीमारियां होती है। अब एक वीडियो में हम हमेशा हर बीमारी पे बात तो नहीं करते हैं, हमारा जो फॉर्मेट है वो इस तरह का है कि हम किसी एक बीमारी के ऊपर में, एक सब्जेक्ट के ऊपर में ही बात करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर अमीन सिद्दीकी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे चैनल के माध्यम से जो आप डॉक्टर अमीन सिद्दीकी साहब को देखने जा रहे हैं, तो मैं ये बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब जो है इस वक्त में नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और डॉक्टर साहब सुपर स्पेशलिटी में बच्चों को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं। और साथ ही साथ नागपुर का जो एक बैरामजी टाउन करके एरिया है, सदर, छावनी, पागलखाना चौक, पूनम चेंबर, ये सब इसके लैंडमार्क एरिया में है।
इस जगह पे एक पाइनियर नर्सिंग होम करके है, जो कि अगर नागपुर के लोग काफ़ी सारे जानते भी है। डॉक्टर इलियास साहब का है, जो स्किन स्पेशलिस्ट है और स्किन सर्जन है, कॉस्मेटिक सर्जन है बेसिकली। उन्हीं का ये प्रीमाइसेस है, हॉस्पिटल है। और बहुत खुशी की बात भी ये है कि ये डॉक्टर अमीन सिद्दीकी साहब जो है वो हमारे डॉक्टर इलियास साहब के दामाद भी है, और दामाद होने के नाते वो इस फैमिली के एक मेंबर है। और जिस तरीके से इलियास सर ने हमेशा लोगों को अपनी सेवाएं दी है, वैसे ही अब उनके दामाद भी इवनिंग ओपीडी करते हैं यहाँ पर में पाइनियर नर्सिंग होम में, और लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को अपने नॉलेज से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो सर, आप जो इवनिंग ओपीडी करते हैं, थोड़ा सा उसका शेड्यूल बताएंगे आप? जी, मैं जनरली इवनिंग में 6 to 9 पाइनियर नर्सिंग होम में रहता हूँ। तो जो भी हमारे मरीज़, हमारे जो भी भाई बहन पेट से रिलेटेड तकलीफ़ लेके हमारे पास आते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेलो डॉक्टर के इस मंच से जो शो रन कर रहे हैं आपकी बात डॉक्टर के साथ, तो आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम लोग इसीलिए डॉक्टरों के ओपीडी या उनके हॉस्पिटल या उनके चैम्बर्स के एड्रेस बताते हैं, स्क्रीन पे उनके नंबर फ्लैश करते हैं, ताकि आप कभी भी सेकंड ओपिनियन लेना हो, फर्स्ट ओपिनियन कंसल्टेशन लेना हो या ट्रीटमेंट करवाना हो, तो आप हमारे मंच के किसी भी डॉक्टर के पास में जब आप पहुंचेंगे तो आप हमारे मंच का नाम बताएंगे तो आपको सर्विस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बल्कि कॉस्ट में भी वो आपको बेनिफिट देंगे। हेलो डॉक्टर के इस मंच के लिए आपकी बात डॉक्टर के साथ के शो में का आप रेफरेंस देंगे, तो हम चाहते हैं कि सर भी एक बार ये बात अपनी तरफ से बता दें। जी बिल्कुल। मेरी राय में तो पहले मरीज़ का इलाज एक बहुत प्राइमरी चीज़ है। जैसा कि सर ने बताया, जो हमारा प्रीमाइसेस है पाइनियर नर्सिंग होम डॉक्टर सैयद इलियास सर का, इट्स एन आइडिया विच वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर सैयद इलियास सर। उनका एक हमेशा आउटलुक रहा है कि द मनी इज़ बाय प्रोडक्ट, राइट। पेशेंट का इलाज होना चाहिए, एक बाय प्रोडक्ट की तरह मनी मिलता है। सो इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स द ट्रीटमेंट। अगर हम कोई भी मरीज़ हैं जिसको जो ट्रीटमेंट की तलाश के लिए आता है, मनी इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, ये हमेशा हमारी कोशिश रहती है। तो आपको जब कभी भी डॉक्टर अमीन साहब की ज़रूरत पड़े, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप उनका नाम, नंबर और हॉस्पिटल का नाम उनके देख ही रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस इंटरव्यू की तरफ में। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर अमीन सिद्दीकी साहब जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ये दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, दो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सर, ये दो अलग अलग प्रकार की जो टेस्ट प्रोसेस है या बीमारी के नाम है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप हिंदी भाषा में सरल करके समझाएं, ताकि जब कोई भी डॉक्टर उनको रेफर करे तो वो एक आइडिया रहे कि वो किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए जा रहे हैं। क्या है ये दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक फील्ड है, वो एक शोबा है, और वो शोबे में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, इसमें अलग अलग किस्म के सिस्टम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को रन करते हैं। ब्रेन है, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, उनके वो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियों को ठीक करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी तरह जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम होता है, यानी खाने से लेकर उसको हजम करने तक, उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। एंड द डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इज टर्म्ड एज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। जी, मतलब ये है कि ये दोनों भी चीज़ें जो है वो एक ही है, लेकिन अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इसलिए हमने आज के अपने इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही रखा, ताकि जो आम नागरिक है वो इससे कंफ्यूज ना हो और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के बीच का जो फ़र्क है वो समझ सके। तो सर, ये बताइए कि आमतौर पे मानव शरीर का वो कौन सा हिस्सा होता है जिसका इलाज जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं? ये सवाल जो है हर आम आदमी के लिए जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप इसको अगर पिक्चरों के द्वारा एलिब्रेट कर देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए और ज़्यादा अच्छी आसानी हो जाएगी समझने में। सो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का शोबा होता है, ये बहुत एक
यूनिक शोबा है, एक यूनिक फील्ड है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उस चीज़ को खाने से लेकर के पचाने तक और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेटरिन के माध्यम से बाहर निकाले तक, इस बीच में जितनी सारी बीमारियां हैं वो सब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आती है। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में बताया है कि खाना खाने से लेकर उसको पचाने तक, एब्जॉर्ब करने तक और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को लेटरिन के ज़रिए से बाहर निकालने तक। सो इसमें कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, बदहज़मी, बार बार डकार आना, पेट फूलना, लेटरिन साफ ना होना, लेटरिन बार बार होना, खून की उल्टी होना, लेटरिन में खून जाना, पेट में किसी भी हिस्से में दर्द होना, है ना, बदहज़मी होना, वज़न न बढ़ना, तेज़ी से वज़न घटना, है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर खाने का अटकना कहीं पे, ये सारी चीज़ें हमारे फील्ड में आती है। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का ये एक स्पेक्ट्रम है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। यू नो, आई मीन इसमें इसोफेगस इन्वॉल्व है, इसमें स्टमक इन्वॉल्व है, इंटेस्टिन्स इन्वॉल्व है, इसमें लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें जो खाने को पचाने से लेकर बॉडी को में उसको डिपॉजिट करना, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शोबे में आती है। यानी कि हम जो समझते आए हैं आज तक कि पेट में अगर दर्द हुआ तो किसी एक हिस्से में हुआ, या पेट के अंदर डकार आई है तो बदहज़मी हुई है, लेकिन कभी हमको हमारा शरीर ऊपर से दिखता नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीर जो हमारा बनाया अंदर का वो पूरे कवर में रखा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते। डॉक्टर साहब जैसे जो लोग हैं ये उसका पूरा ट्रांसपेरेंट व्यू देखते हैं, तो इसीलिए बेहतर तरीके से जानते हैं कि ज़ुबान के जायके से लेके हमारे आउट प्रोसीजर तक के सारी चीज़ें जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में के शोबे में आती है, और उसका इलाज करने वाला जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहलाता है। और आमतौर से जो इलाज होता है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या सिर्फ जांच ही कर सकते हैं या पूरा मुकम्मल इलाज भी कर सकते हैं? ये बहुत नोवेल फील्ड है जिसमें हम जांच के साथ साथ इलाज भी कर सकते हैं और जांच के दौरान भी इलाज कर सकते हैं। एक सिंपल मैं आपको इसका एक उदाहरण या एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं जिसमें मुंह में से दूरबीन डाल के हम खाने की नली, पेट और छोटी आंत के पहले हिस्से में देखते हैं। तो समझ लीजिए अगर कोई वहाँ पे कोई सूजन है या कोई अल्सर है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। ये हो गया उसका जांच करना, है ना, और फिर वो देख के उस हिसाब से हम दवाइयाँ लिख के हम ट्रीट भी कर सकते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेडिकल साइंस आज इतना एडवांस्ड है कि हमारे पास इतने डेलिकेट एंड एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, नॉलेज, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये सब आ गए हैं। जो दानिशमंदी अल्लाह ने हमको नवाजी है उसकी मदद से वी कैन ट्रीट द पेशेंट्स बाय सीइंग द लाइव डिसीज पैथोलॉजी अंडर आवर विजन। साथ ही साथ हम वो करते करते इलाज भी कर सकते हैं। समझ लीजिए किसी को खून की उल्टी हो रही है, कई दफ़ा आपके सुनने में आया होगा कि फला शख्स को खून की उल्टी हो रही है, तो हम लोग एंडोस्कोपी अंदर डाल के देखते हैं, एंडोस्कोप डाल के देखते हैं, और कहीं अगर नस फटी हुई है, कोई नस फुगी हुई है, तो हम उसका वहीं के वहीं टेबल पे इलाज भी कर पाते हैं। As I said, the medical science is so advanced nowadays that we can do all this stuff. हम नस बंद करने के लिए क्लिप लगा सकते हैं, कोई इंजेक्शन दे सकते हैं। दोनों चीज़ें, इलाज भी और बीमारी का पता लगाना भी, राइट। जैसा कि सर एक प्लेन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है, और आपने तो चूँकि 2 DN भी किया हुआ है, आपने मेडिसिन में भी किया है और आपने गैस्ट्रो में भी किया हुआ है, तो आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं, क्योंकि आप MD में मतलब DNB मेडिसिन भी है और आप DNB गैस्ट्रो भी है, तो इसमें आपके लिए मतलब अदर देन द प्लेन गैस्ट्रो आपका क्या मतलब डिफरेंस फ़र्क है? आई वुड टेल यू वन थिंग कि जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इट्स अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट इन मुंबई, बॉम्बे हॉस्पिटल, नाम भी सुना होगा आपने। तो वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत रिगरस रहता था, एंडोस्कोपी भी, लीवर यूनिट भी, लीवर ICU, ट्रांसप्लांट। हम उसमें काफ़ी ट्रेंड हैं कि पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों का पता लगाना,
एंडोस्कोपी से उनका ट्रीटमेंट करना, लीवर, खास करके लीवर का। सो वी हैड अ डेडिकेटेड लीवर डिपार्टमेंट इन बॉम्बे हॉस्पिटल, जहाँ पे लीवर फेलियर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल अल्कोहल यूज़ बहुत बढ़ गया है, अल्कोहल यूज़ की वजह से जो लीवर पे फ़र्क पड़ता है, उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। सो ये एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। मेडिसिन में आप ये होता है कि आप सारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं, सो इट्स लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। व्हेन वी वेंचर इनटू सुपर स्पेशलिटी फील्ड, जब हम किसी सुपर स्पेशलिटी फील्ड में जाते हैं, सो हम एक चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। सो हम ये शोबे के मास्टर बन गए हैं। सो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिसीजेस की समझ जो होती है कि ये डिसीज़ कैसे बिहेव करेगी। सो फला शख्स है, उसको एक लीवर का प्रॉब्लम है, हमारे पास आता है, हम प्रॉपर उनकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, एंड देन वी फॉलो हिम कि भाई नहीं, ये आने वाले 5-10 दिन में, 15 दिन में इसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस स्पेशलिटी में हमने सीखी हैं। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अक्सर लोगों के मुंह से ब्लड आता है, तो कभी के अंदर से नस रप्चर हो सकती है, या कभी उसको स्वेलिंग आई हुई हो सकती है, या कभी किसी प्रकार का कोई फोड़ा या अल्सर हो सकता है। इन अलग अलग कारणों की वजह से ये होता है। तो ऐसे वक्त में पेशेंट को लेकर के फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, या रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो क्या ये सिचुएशन इतनी सीवियर होती है कि इतना ज़्यादा पैनिक या इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट को लेकर के फास्ट है, तो मोबिलिटी होना चाहिए, या प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वेट करके प्रॉपर डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि होता कैसा है, जैसे अगर खून की उल्टी हुई तो हड़बड़ाहट में नॉर्मली कहीं पर भी हम किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जीपी लेवल पे चले जाते हैं, और वो वहाँ और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि क्या ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि मुँह से ब्लड आना बोले तो एकदम से घबराने वाली बात होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि मुंह से ब्लड आना ये बहुत घबराने वाली बात होती है। मुंह से ब्लड आना बेसिकली उस चीज़ का अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं से ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई ना कोई एक नस, खाने की नली जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, या स्टमक, या ड्यूडनम जो छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं से ब्लड फ्लो हो रहा है। नाउ ये एक सीवियर चीज़ होती है, और इसमें फर्स्ट एड लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपके नियरेस्ट विसिनिटी में जो भी डॉक्टर हो, वेल ट्रेन डॉक्टर, जीपी ही रहे चाहे, मगर एक्सपीरियंस डॉक्टर है ना, जो मरीजों को देख रहे हैं, उनके पास चले जाएं कि बताएं कि ये चीज़ हमको हो रही है। और आजकल तो हमारे पास मोबाइल फैसिलिटी भी आ रही है, तो अगर आप उल्टी का फ़ोटो ले पाएँ कि उल्टी में क्या निकला, तो उससे एक फेयर आइडिया आ जाता है। साथ ही साथ ये दौरान 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि मरीज़ कॉन्शियस है या नहीं है। यानी कई बार इतनी उल्टी हो जाती है कि वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, थोड़ा भी हमको वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि अचानक से ब्लड फ्लो होने के बाद में बीपी कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता है, हार्ट में की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया में पल्स रेट एकदम बढ़ जाता है, एंड दैट कॉजेज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऐसी सूरत में जल्दी से उनको अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे ले जा पाएँ तो दैट विल बी लाइफ सेविंग। वो उनकी जान बचने का के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा केयरलेस अप्रोच रहता है इस मामले में कि नहीं ठीक है ना, शाम तक के देखेंगे, ठीक हो गया तो ठीक है, सुबह तक के देखेंगे, अरे डॉक्टर लोग तो डरा देंगे, महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशंस करा लेंगे। देखिए, किसी भी डॉक्टर को किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रहता है। महंगी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे एक ही हमारा उद्देश्य होता है कि कोई मरीज़ हमारे दर पे अगर इलाज की दरकार लेके आया है तो बिना इलाज के वापस ना जाए, है ना। अगर मेरे पास कोई मरीज़ ये आता है कि खून की उल्टी हो रही है, और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं आपको एंडोस्कोपी कराना चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मरीज़ के पैसे से कोई लेना देना है। मुझे इस बात की फिक्र है कि भाई ये यहाँ पे मेरे पास आए तो बिना इलाज कराए ना जाए, क्योंकि अगर आप बिना इलाज कराए जाएंगे और बाहर जाके अगर आपको फिर से वही तकलीफ का सामना करना पड़े, तो वो जो गोल्डन विंडो होता है कि जब हम डिसीज कोर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। हर बीमारी आपको मौका देती है
कि भाई ये आपके पास आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होता है। सो वी कॉल इट एज गोल्डन विंडो, जब हम कुछ ना कुछ इंटरवीन करके वो बीमारी का रुख पलट सकते हैं। सो हर डॉक्टर की ये आइडिया रहता है कि ये गोल्डन विंडो में मैं कुछ कर पाऊँ ताकि मरीज को फायदा पहुंचे। सो दैट इज द होल आइडिया। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द इन वोमिटस, यानी उल्टी में खून आना, ये थोड़ी सीवियर चीज़ होती है जिसको लाइटली न लिया जाए, जल्द से जल्द किसी अच्छे सेंटर पे पहुंचा जाए, या एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए मरीज को पहुंचा देना चाहिए। तो सर थोड़ा सा ये भी बताते चले कि ये जो ब्लड आता है, क्या ये एकदम से आने के कोई चांस होते हैं, या कोई रैप्चर या धीरे 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 बॉडी के अंदर में कोई चेंजेस होते हैं, या कोई इंजरी होती है, या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या बीमारी होती है, उसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप होती है? और अगर ये सिचुएशन में से कोई पेशेंट है तो वो अपने आप को कैसे पहचान पाए जांच करने से पहले, या ऐसी कौन से सिम्टम्स उसके अंदर में दिख पड़ेंगे उसको कि जिससे कि वो अंदाज लगा पाए कि यार मेरे अंदर कुछ तो भी सिवियरिटी चल रही है, मुझे किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, एंड आई थिंक आई शुड थैंक यू सर कि आपने ये सवाल पूछा। तो ये एक मैं नया टॉपिक ओपन करूँगा और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आम तौर पे लैट्रिन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउनिश होता है, डार्क ब्राउन टू येलो के बीच में कहीं ना कहीं आम तौर पे लैट्रिन का कलर होता है। अगर कोई शख्स अपने लैट्रिन का कलर ब्लैक यानी डांबर यानी टार की तरह काला अगर नोटिस करता है, देन दिस इज एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं से इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में खून बह रहा है, राइट। लैट्रिन का कलर चेंज होना ये एक बहुत ओमिनस साइन है। नाउ जैसा कि आपने पूछा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड जाते रहता है, उससे एक तवील अरसे तक के मरीज को कोई सिम्टम नहीं होता है, राइट। क्योंकि